कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सा पैलेस दिखाया जाता है और अचानक से उस पैलेस से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है, यांग किनचैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे यहाँ पिछले 100 सालों से बंद करके रखा है। तभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी को दिखाया जाता है और वो लेडी सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और वो जो लेडी है वो किसी लड़के के ऊपर बैठी होती है और उस लेडी ने उस लड़के के गले में एक सोल बाइंडिंग चेन बांधा होता है। तभी वो लड़की कहती है, ये कितनी शर्म की बात है कि तुम जैसे गार्बेज के पास इतनी अच्छी सोल है। तभी हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है। ये जो लेडी है वो गॉडेस है कल्टीवेशन रियल्म की और एम्प्रेस है सेंगोंग कॉन्टिनेंट की। दोस्तों, ये एक अदर वर्ल्ड है जिसमें कल्टीवेशन से लोग अपनी पावर बढ़ाते हैं। तभी वो जो लड़का है वो अपने मन में कहता है कि मैं इस लेडी का पिछले 100 सालों से स्लेव बना हुआ हूँ। तभी वो लेडी कहती है, अगर तुमने मुझे शुरू में ही अपनी सोल दे दी होती तो मुझे तुम पर इतना बेकार का टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। तभी वो जो लड़का है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मेरा नाम जियान हान है और ये जो वुमेन जो है वो मेरे ऊपर जो बैठी है उसने मुझे यहाँ पे 100 सालों से कैद करके रखा है ताकि वो मेरी सोल को ले सके। तभी वो लेडी कहती है, मुझे लगता है कि आज हमें ये दोबारा से करना चाहिए। और दोस्तों, आपको तो पता चल ही रहा होगा कि ये दोबारा से क्या करने की बात कह रही है। और यदि जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, यहाँ पे ये डबल कल्टीवेशन की बात कर रही है। तभी जो जियान है वो कहता है, यदि आज इसने ये मेरे साथ दोबारा किया तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं सरवाइव कर पाऊँगा। तभी वो जो लेडी है वो ज़ोरों से हंसते हुए कहती है, आज तुम मेरे को अपनी सोल दे दोगे और आज मैं कल्टीवेशन की दूसरे लेवल पे पहुंच जाऊंगी, जिससे कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगी। तभी जो जियान है वो कहता है, बकवास की बातें बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं जाने दोगी। मुझे पता है कि तुम मेरी सोल ले लोगी और उसके बाद तुम मुझे मार दोगी, और यदि ऐसा करना ही है तो मुझे जल्दी से मार दो। तभी वो लेडी कहती है, अच्छा ऐसी बात है। तभी वो जो लेडी है वो जियान के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। और जैसे ही वो जियान को किस करती है, हमारा जियान भी ठरकपन वाला अपना शकल बनाते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले इस जंजीर को हटाना पड़ेगा। जैसे ही जो किनचैंग है यानी कि वो जो लेडी है वो उसकी इस ठरकपन वाली फेस को देखती है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और वो साथ में जियान का गला भी दबा रही होती है। तभी जियान कहता है, यांग किनचैंग, क्या तुम्हें मेरी सोल नहीं चाहिए? इतने टाइम से मैं तुम्हें अपनी सोल लेने से रोक रहा था और आज मैं देना चाह रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो। और ये सुनते ही जो किनचैंग है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कहती है, यदि मैंने फोर्सफुली इसकी सोल ले ली तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी सोल को अच्छे से कल्टीवेट कर पाऊंगी। यदि ये मुझे अपनी खुद की विल से यानी कि खुद की इच्छा से अपनी सोल दे देता है तो मुझे बिना प्रॉब्लम के मैं कल्टीवेशन के नए लेवल पे पहुंच सकती हूं और मैं सोल की 7 लेयर्स में से 3 लेयर को पार कर लूँगी। तभी वो जो किनचैंग है वो उसकी जंजीर को हटाते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर यदि तुमने मुझे टच किया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और जैसे ही वो उसकी जंजीर तोड़ देती है उसके बाद वो पीछे मुड़ती है ताकि वो अपने कपड़े उतार सके। और इसका फ़ायदा उठाते हुए जियान अपने हाथ पे अपनी कल्टीवेशन की पावर को जमा करता है और किनचैंग को एक घुमा के कराटे चॉप मारता है, जिससे किनचैंग बहुत ही दूर जाके गिरती है। तभी किनचैंग खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे छुप के यहाँ पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे। और हमारा जियान एटीट्यूड में खड़ा होते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो रही हो, पर मैं 100 सालों से तुम्हारा स्लेव बना हुआ हूँ। अब मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है तुम्हारा स्लेव रहने का, इसीलिए मैं इतने टाइम से अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहा था ताकि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं तुम्हें मार दूँ। और जैसा ही किनचैंग ये सुनती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को अनलीश करने लगती है। और जियान की तो ये देख के फट जाती है और वो तेज़ से भागने लगता है। तभी किनचैंग कहती है, तुम मुझे मारना चाहते थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी राख तक को गायब कर दूंगी। तभी जो जियान है वो ये सुनते ही खूब डर जाता है और कहता है, ये कितनी डरावनी है। और अचानक से ही किनचैंग उसके पीछे आ जाती है और उसकी बॉडी से उसकी सोल निकालने लगती है। और जब वो ऐसा करती है तो जियान को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी जियान एक जगह देख के उसे अचानक से नज़र आता है कि उसके सामने एक पोर्टल खुला हुआ है और वो इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए किनचैंग को एक घुमा के फिर से कराटे चॉप मार देता है। और जैसे ही वो उसे मारता है तो जो किनचैंग है वो बहुत दूर जाके गिरती है और साथ में जियान उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। तभी जो किनचैंग है वो कहती है, अरे यार, ये इसने अपनी सोल को काट दिया ताकि वो यहाँ से भाग सके।
तभी उस पोर्टल के अंदर से हमें जियान की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि मैं दोबारा वापस आऊँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं वापस आऊँगा तो उसके बाद मैं तुम्हें 1000 सालों तक टॉर्चर करूँगा। तभी किनचेंग भी एक कमाल का फिल्मी डायलॉग मारती है और कहती है, जियान हान, मैं तुम्हें पृथ्वी के किसी भी कोने से ढूंढ के ले आऊँगी। तभी हमें एक दूसरा कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है। ये कॉन्टिनेंट भी दोस्तों बहुत ही सुंदर है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का उस जंगल में पड़ा हुआ है। तभी वो लड़का अपनी आंखें खोलता है और वो अचानक से कहता है, मैं सफल हुआ, लगता है कि मैं दूसरी बॉडी में आ गया हूँ और मैं उस डेविल के चंगुल से भागने में कामयाब हो गया हूँ। और फिर दोस्तों हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं, हमारा ही जियान है, पर इसकी कुछ सोल है वो किसी और लड़के के बॉडी में चली गई है। तभी जियान जो है वो खड़ा होता है और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसता है और कहता है, अच्छा हुआ मैं उस डेविल के चंगुल से बच गया, नहीं तो वो तो मुझे पक्का डिस्ट्रॉय कर दी होती। पर मैं वापस जाऊंगा और उसे भी और उसकी जो सेंगकू पैलेस है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहती है, तुम जिंदा हो? और हम देखते हैं कि एक लड़की जियान के पीछे खड़ी है और वो लड़की मन में कहती है, मैंने तो इसे इतनी खतरनाक पॉइजन दिया था, उसकी तो एक छोटी सी ड्रॉप भी बहुत सारे लोगों को साथ में मार सकती है, इसने सरवाइव कैसे कर लिया। तभी हमारे जियान को उस शरीर के असली ओनर की मेमोरी दिखाई देने लगती है और हमें पता चलता है कि इस बॉडी का जो ओनर है उसका नाम जीन हान है। और दोस्तों अब से मैं इसे जियान ही कहा करूँगा, वो भले जीन हान हो या कुछ भी हो, ठीक है। और हमें जीन की मेमोरी से यानी कि जियान की मेमोरी से इस लड़की के बारे में भी पता चलता है। इस लड़की का नाम लिन है और इस शरीर का जो पुराना ओनर था वो इस लड़की से बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर ये जो लड़की है उसने उसे बहुत बार रिजेक्ट कर दिया था। पर पिछले कुछ टाइम से ये लड़की उसे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रही थी ताकि वो जाके अपनी फैमिली का जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है उसे चोरी कर सके। जैसे ही जियान ने वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चोरी करके लीन को दिया, वैसे ही लीन ने हमारे जियान को पॉइजन दे दिया। बेचारा प्यार की खातिर मारा गया। बेचारे के क्या बेकार के नसीब हैं, जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसे जहर दे दिया। तभी हमारा जियान जो कि जीन के शरीर का नया ओनर है वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, अरे यार मेरा क्या नसीब है, आसमान से गिरा और खजूर के पेड़ पर जाके गिर गया। तभी लीन उसके पास आते हुए कहती है, यदि तुम मरे नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और बड़ी ही प्यारी सी शक्ल बनाते हुए कहती है, जीन यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मरना होगा। तभी जीन घबराते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम मुझे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मारना चाहती हो। वो मन में सोचता है कि कैसे इतनी खूबसूरत लड़की के पास इतना बुरा सोल हो सकता है। अच्छा हुआ जीन ये सब देखने से पहले ही मर गया। तभी हमें एक और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, लीन मैंने तुमसे कहा था कि उसे तुरंत मार देना, पर तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो, तुम उसे सीधे क्यों नहीं बता देती कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। ये उसके आखिरी शब्द होंगे जो कि वो मरने से पहले सुनेगा। तभी वो लड़का और लीन दोनों डरावनी सी आवाज़ और शक्ल बनाते हुए कहते हैं, चलो इसे मार दें। तभी हम देखते हैं कि जीन वहाँ से भाग चुका है और वो दोनों कहते हैं, जल्दी चलो उसे मार देते हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता। हम देखते हैं जियान भागते भागते एक पेड़ के पास थक के रुक जाता है और कहता है, अच्छा हुआ कि जब तक वो दोनों बात कर रहे थे मैं भाग गया, ये शरीर बहुत वीक है, वो मुझे जल्दी पकड़ लेंगे। और दोस्तों ऐसा होता भी है, वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़का जो लीन के साथ है वो कहता है, ओए निकम्मे, सपने मत देखो कि तुम हमसे बच जाओगे। तभी लीन भागने लगता है, सॉरी दोस्तों मैंने लीन कह दिया। तभी जियान भागने लगता है। तभी अचानक से एक लड़की अपने घोड़े के साथ लीन से टकराने ही वाली थी कि वो लड़की उस घोड़े को रोक लेती है। पर उस समय हमारे लीन के मन में एक ही बात चल रही थी कि क्या आज मैं मरने वाला हूँ। वो लड़की अपने घोड़े को नीचे बैठा देती है और उस पर से उतरते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी हमें उस लड़की की दिखाया जाता है, सॉरी दोस्तों लड़की की कह दिया मैंने, पर यहाँ पे लड़की को दिखाया जाता है। और दोस्तों ये गजब की खूबसूरत लड़की होती है और सच बता रहा हूँ जिसने भी ये ड्राइंग बनाई है उसने से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बनाया है। पर तभी लीन और वो लड़का जीन का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों ही जैसे उस लड़की को देखते हैं वो दोनों ही साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं, यांग रुकसी। तभी वो लड़की अपने घोड़े के ऊपर से उतरती है और कहती है उन लोगों से कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को नहीं पता सिटी की टेरिटरी पर लड़ाई करना मना है।
तभी वो लड़का कहता है, मिस यांग, ये जो आपके पीछे लड़का खड़ा है ये एक चोर है, इसने हम पे सबसे पहले हमला किया था और ये एक मेडिकल रिसिप्ट को लेके भाग रहा है। और मैंने तो रूमर सुन रखा है कि जो मिस रुक्सी है वो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। और जैसे ही मिस रुक्सी ये बात सुनती है वो कहती है, क्या चोरी? तभी वो लड़का कहता है, जी हाँ, ये जो लड़का आपके पीछे खड़ा है वो जियान हान है और उसने अपनी फैमिली की मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस को चोरी कर रखा है। ये जो लड़का आपके पीछे खड़ा है वही वो जियान हान है। तभी मिस रुक्सी कहती है, अच्छा वही तुम फेमस जियान हान हो जिसने अपनी फैमिली की मेडिकल रिसिप्ट को चुराया था। मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तुम्हारी फैमिली ने ऑलरेडी तुम्हें पनिश करने के लिए एक आर्मी को भेज दिया है। तभी वो लड़का कहता है, क्वीन हान, यू आर अ क्रिमिनल, यानी कि तुम एक क्रिमिनल हो, इस बात की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी जो जियान है वो कहता है, झूठ हो, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये तुम दोनों थे जिन लोगों ने ये चोरी करने के लिए मुझे कहा था और जैसे ही तुमने मेरा यूज़ कर दिया अब तुम लोगों ने मुझे अबेंडन कर दिया, मुझे छोड़ दिया। मैंने प्यार की खातिर सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया पर तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। बताओ तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और जैसे ही मिस रुक्सी और वो दोनों ये बात सुनते हैं, मिस रुक्सी उन दोनों को घूर के देखने लगती है और उन दोनों की तो सच बता रहा हूँ फट के आ गई थी, आप फोटो में देख सकते हैं। तभी वो जो जियान है हमारा वो कहता है कि तुम सारी विटनेसेस को मिटाना चाहते हो और मुझे मार देना चाहते हो रिसिप्ट को लेने के बाद। तभी वो जो लड़का है ये चीज़ सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने जियान पर हमला कर देता है और जोरों से चिल्लाता हुआ कहता है कि मिस यांग ये झूठ बोल रहा है। तभी हमारा जियान रोतरू से शक्कर बनाते हुए कहता है, तुम क्या कानून का पालन नहीं करते? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मिस रुक्सी के सामने मुझ पे हमला कर रहे हो। तभी जैसे ही उस लड़के की स्वॉर्ड हमारे जियान को लगने वाली होती है तभी जो मिस रुक्सी है वो उस तलवार को रोक लेती है और वो कहती है कि मैं इसे खुद हैंडल करूँगी, मैं इस लड़के को खुद जियान फैमिली के पास ले जाऊँगी और वो इस चीज़ को खुद सॉल्व करेंगे। तभी जियान कहता है, अरे यार मैं तो पॉइंट से बच ही गया, इन लोगों में दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है जो मिस रुक्सी के सामने मुझ पे अटैक कर रहे हैं। तभी वो लड़का अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, मैंने एक रूमर सुना हुआ है कि जो मिस रुक्सी है और मेरे भाई की शादी हिज हाइनेस के द्वारा तय की गई है, यानी कि राजा के द्वारा दोस्तों इसके बड़े भाई की और मिस रुक्सी की शादी तय हुई है। और वो लड़का कहता है कि जैसे ही आप लोगों की शादी हो जाएगी तो मैं पैलेस में सर्व करूँगा और मैं आपको किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। तभी पीछे से हमारा जियान कहता है, हाँ बकवास बंद करो, क्या ये इतनी खूबसूरत मिस रुक्सी तुम्हारे गधे जैसे भाई से शादी करेगी? हिज हाइनेस जो है वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। और जैसे ही वो लड़का इस बात को सुनता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीन को कहता है, लीन चलो अब इसे मार ही दें। और साथ ही में कहता है, जियान हान आज तो तुम पक्का मरोगे। और जैसे ही वो उस पर हमला करने लगते हैं मिस रुक्सी जो है वो अपनी पावर को अनलीश करती है और वो इतनी ज़्यादा अपनी पावर को अनलीश करती है कि वो तीनों दूर जाके उड़ जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। तभी जो लीन है वो कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग तो सेम ही एज पे हैं पर फिर भी ये मुझसे इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे है? ये तो अपनी कल्टीवेशन के 3rd लेवल पे पहुंच गई है। तभी हमारा जो जियान है वो बहुत ही खूबसूरत सा शक्ल बनाते हुए कहता है, आओ मुझे मारो। तभी जो वो लड़का है वो कहता है, मिस रुक्सी आप उसे प्रोटेक्ट कर क्यों रही हैं? मेरी फैमिली जो है वो गवर्नमेंट में काम करती है। तभी मिस रुक्सी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है, यहाँ से चुपचाप बाहर निकलो। और जैसे ही वो ऐसा कहती है कि ये जो लीन है और उसके साथ जो लड़का है उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है, मिस रुक्सी के कारण अभी हम जा रहे हैं पर हम वापस आएंगे और हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तभी वो अपने मन में जाते हुए कह रहा होता है कि मेरे फादर और मैं पर्सनली तुम्हें अरेस्ट करेंगे, बस तुम हमारा इंतज़ार करो। और वो लिन से कहता है, लिन चलो। तभी हमारा जो जियान है वो एक कॉमेडियन वाला फेस बनाते हुए और अपनी नाकों में अपनी उंगली को डालते हुए कहता है, बेकार सी लड़की, जाओ। तभी जो मिस रुक्सी है वो जियान के गले पे तलवार रख देती और कहती है, अब तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें जियान हाउस पे ले जाऊंगी और वो उसके बाद तुम्हारी देख रेख करेंगे या फिर तुम्हें पनिश करेंगे। और जियान अपने मन में सोच रहा होता है कि सबसे पहले तो जियान हान ही मुझे मार देंगे यदि ये चीज़ सुनेंगे तो। तभी वो कहता है, यानी कि हमारा जियान, रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे पता है कि आप उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हैं और आप ऐसा सच में चाहती हैं नहीं करना उससे शादी, तो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है।
तभी जो मिस रुक्सी है वो एकदम डेडली सी शक्ल बनाते हुए कहती है, तो फिर बताओ। तो दो सिटी लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस रुक्सी अपने पापा से जियान को उनका सन इन लॉ बनाने की बात करने आई है। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, क्या तुम उसे मेरा सन इन लॉ बनाना चाहती हो? वो कहते हैं, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। एक तो वो कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ऊपर से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी मिस रुक्सी की मम्मी भी कहती है, बेटी शादी का डिसीजन एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तभी जियान बाहर से ही सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस रुक्सी इतनी जल्दी शादी की बात करने के लिए यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आ जाएगी। तभी मिस रुक्सी अपने पेरेंट्स से कहती है, जो हिज हाइनेस हैं वो अपने लोगों को भेज रहे हैं ताकि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके, और उसके लिए वो लोगों को अपना रिलेटिव बना रहे हैं। यानी कि वो अपने लोगों की शादी दूसरे जगहों की बड़े घरानों से करवा रहे हैं, और वो लोग यहाँ भी अगले 3 दिनों में पहुँच जाएंगे। और अब हमारे पास टाइम कम है। उनके मैरिज प्रपोजल को कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि मैं उनके आने से पहले शादी कर लूं, और हमने बिना किसी रीज़न के शादी कैंसिल किया तो हम लोगों पर हमला कर देंगे। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, पर ये है कौन? और अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिस रुक्सी अपने मन में उस बारे में सोचती है जो जियान ने उसे बताया था। यानी कि दोस्तों, शादी रोकने का जो प्लान जियान ने बनाया था, यहाँ उसके बारे में मिस रुक्सी बता रही है। मिस रुक्सी कहती है, क्या मजाक है, मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं अपने सपने में भी तुमसे शादी ना करूं। तभी जियान कहता है, अच्छा, क्या इसीलिए कि मेरा शकल अच्छा नहीं है, या फिर मेरे बैड रेपुटेशन के कारण आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तभी मिस रुक्सी कहती है, एक सन इन लॉ को हायर करने का प्लान बहुत ही अच्छा है, पर मैं तुमसे ही शादी क्यों करूं? जियान कहता है, आपके लिए मैं ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन हूं शादी करने के लिए, क्योंकि पूरी सिटी के सामने में एक बदबूदार और बेवकूफ़ लड़का हूं, और आप भी जानती हो कि कोई भी नोबल आदमी अपनी रेपुटेशन और स्टेटस को कम नहीं करना चाहेगा। एक उस लड़की को पकड़कर जिसने मेरे जैसे बेकार लड़के को पसंद किया है और उससे शादी किया है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया के सामने उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तभी मिस रुक्सी कहती है, अगर ऐसा होता भी है तो हिज हाइनेस हमारी यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा देंगे। तभी जियान कहता है, एकदम जेंटल वाला फेशियल एक्सप्रेशन देते हुए, अगर डर से बचना है तो डर का सामना करना पड़ेगा। और वो मन में सोच रहा होता है, मैं कितना कूल हूँ। जियान मिस रुक्सी से कहता है कि बिना किसी अच्छे रीज़न के यान फैमिली पर वो कभी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। मिस रुक्सी बेचारी मन में सोच रही होती है, शादी से बचने के लिए मुझे शादी करना पड़ेगा, और साथ ही वो मन में सोच रही होती है, हिज हाइनेस ने मेरी शादी का ऐलान कर दिया है और कोई भी मुझसे शादी करके हिज हाइनेस को ऑफेंड नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ मिस रुक्सी के लिए हमारा दोस्त एक बलि का बकरा बन गया है। तभी मिस रुक्सी अपने बैक फ्लैश से वापस आती है और अपने पापा से कहती है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, तुम हमेशा की तरह खुद से अपनी लाइफ की डिसीजन ले रही हो, मैं तुम्हारी उस बेकार लड़के के साथ शादी की बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी मिस रुक्सी कहती है, पापा, अगर मैंने सीजी से शादी कर ली तो हमारी मिलिट्री की पावर हमारे हाथों से चली जाएगी और हमारी यान सिटी पर काउंटी गवर्नमेंट राज करेगी। दोस्तों, सीजी वही लड़का है जिसे मिस रुक्सी की शादी हिज हाइनेस ने फिक्स करके रखी हुई है। तभी मिस रुक्सी कहती है, जब तक मैं अपनी यान फैमिली को बचा सकती हूँ तब तक मैं अपनी जान को दे सकती हूँ इन्हें बचाने के लिए। तभी जियान ये सुनकर सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ एक अच्छी वाइफ को भी ढूंढ लिया है, पर मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कभी ऐसी लड़की मिलेगी। तभी मिस रुक्सी के पापा सोच रहे होते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है कि एक सन इन लॉ को हायर करने का, क्योंकि एक सन इन लॉ ही इस शादी को तोड़ सकता है, क्योंकि हिज हाइनेस अपने रिलेटिव की शादी ऐसी लड़की से ज़बरदस्ती नहीं करवाएंगे जो पहले से ही शादीशुदा है। पर हम हिज हाइनेस के सामने बुरे ज़रूर बन जाएंगे, पर हिज हाइनेस तब तक हम पर हमला करने के लिए नहीं आएंगे जब तक कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लड़का है, और ये सब चीज़ें वो जियान की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं। तभी जियान मिस रुक्सी के पापा को ग्रीट करते हुए कहता है, फादर इन लॉ, चिंता मत करें, मैं इन सब मामलों को चुटकी में निपटारा कर दूंगा, और जो भी रुक्सी को गुस्सा दिलाएगा या उसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे मार दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा बाहर आते हैं और सभी को उनकी बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं मेरी बेटी की शादी के लिए मेन पैलेस को सजाया जाए। तभी सारे नौकर एक साथ कहते हैं, यस सिटी लॉर्ड।
फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जियान बाथ टब में बैठकर नहा रहा होता है और नहाते नहाते ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है वैसे तो ये प्रोग्रेस बहुत ही धीरे है, पर एक बहुत बड़ी बात है कि इतने मामूली से मेंशन में इतना अच्छा हॉट स्प्रिंग है। दोस्तों ये जो हॉट स्प्रिंग है इसमें बहुत सी दवाइयाँ हैं जिससे कि जियान ने नहाते नहाते ही ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो बाथ टब में खड़ा हो जाता है। उसके पीछे में एक मेड खड़ी होती है और वो मेड कहती है जल्दी से कुछ कपड़े पहन लें, और वो मन में सोच रही होती है ये पानी इतना गंदा क्यों है, आखिर ये पानी में कर क्या रहे थे। तभी जियान कहता है क्या तुम मेरे लिए शादी के कपड़े लाई हो। तभी वो मेड कहती है आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, आपने मैम के पूल पर कब्जा कर लिया है, आते ही आपकी शादी होने वाली है, क्या आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। तभी जियान कहता है मुझे कुछ टाइम तो तैयार होने के लिए। तभी वो मेड कहती है आपकी शादी अचानक से हो रही है, इसीलिए सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इनवाइट किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसीलिए आपको जल्दी तैयार होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको ब्लेसिंग देने के लिए ही नहीं आएंगे। तभी जियान कहता है मैं भी क्यूरियस हूँ कि आज क्या होने वाला है। तभी हमें उस लड़के को और लीन को और साथ ही उन दोनों के पापा को दिखाया जाता है। तभी उस लड़के के पापा यानी कि जो लीन के साथ लड़का है उसके पापा कहते हैं मुझे डर है कि सिटी लॉर्ड जो है वो मिस रुक्सी की शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो मिस रुक्सी और मेरे बेटे की शादी को अवॉइड कर सके। तभी लीन के पापा कहते हैं कहीं वो जाओ तो नहीं है जिससे मिस रुक्सी की शादी होने वाली है, मैंने सुना है कि जाओ और रुक्सी बचपन के दोस्त हैं। तभी वो लड़का कहता है जो काउंटी के प्रिंस हैं वो जाओ को अपना पर्सनल गार्ड बनाना चाहते थे पर उसने मना कर दिया और वो प्योक्सी सिटी में वहाँ के गार्ड्स का लीडर बन गया ताकि वो रुक्सी के साथ रह सके। तभी लीन के पापा कहते हैं जाओ बहुत ही ताकतवर है, फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी उस लड़के के पापा कहते हैं कि जाओ एक लोमड़ी है, अगर यान फैमिली उससे रुक्सी की शादी करवाने वाले हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें सिटी पैलेस की ओर दिखाया जाता है जहां जाओ लोगों को मारता हुआ अंदर घुस जाता है और कहता है मुझे रुक्सी से मिलना है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझसे ज़्यादा रुक्सी के काबिल है। तभी लीन और उसके साथ जो लोग भी होते हैं वो सोचते हैं क्या अगर जाओ यहाँ है तो रुक्सी से शादी किसकी हो रही है। जाओ इतने गुस्से में होता है कि वो वहाँ खड़े लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी मिस रुक्सी के पापा और उनकी मम्मी कहती है रुक जाओ, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। तभी जाओ कहता है अंकल और आंटी मुझे माफ़ करें, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मिस रुक्सी की अचानक से क्यों शादी हो रही है। ये सुनते ही मिस रुक्सी के मम्मी पापा कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं जाओ तुम्हारी बहन ने अपने लवर को ढूंढ लिया है और ये उसका डिसीजन है उसके चुने हुए लड़के से शादी करने का। तभी ये सुनकर जाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं क्यों नहीं, क्या मैं इसी के लिए सिटी का गार्ड बना हुआ था। इस सिटी में मेरे अलावा कोई और रुक्सी के काबिल नहीं है। और वो अपने सोल्जर्स को हमला करने का इशारा देते हुए कहता है मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं चाहता हूँ कि रुक्सी मुझे खुद से अपने लवर से इंट्रोड्यूस करवाए। अगर अंकल और आंटी मुझे रोकेंगे तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और वह अंकल और आंटी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी मिस रुक्सी वहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस में पहुँच जाती है और उसे देखकर तो जाओ और वहाँ के लोगों के साथ साथ मेरे भी दिल में मिस रुक्सी के लिए कुछ कुछ होने लगता है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है यार, चलो छोड़ो इसे अभी के लिए। तभी मिस रुक्सी वहाँ आकर कहती है जाओ वापस जाओ, मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है। तभी जाओ कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, आप किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो जबकि आप हमेशा मेरे साथ ही रहती हो। मुझे लगता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो अपने शादी के बारे में, आप सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी, मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी मिस रुक्सी कहती है मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ, आज बहुत ही बड़ा दिन है, मेरे कज़न मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और आप ब्लेसिंग देने के लिए नहीं आए तो मैं चाहती हूँ कि आप वापस चले जाएं। बेचारे जाओ के साथ बहुत बुरा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। मिस रुक्सी के इतना कहते ही जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरह पाकर ही रहूँगा। तभी मिस रुक्सी कहती है तुम में कितना ईगो है, जाओ तुम वापस जाओ, ये एक मिलिट्री ऑर्डर है, अगर तुमने ये ऑर्डर नहीं माना तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पनिश किया जाएगा। तभी जाओ कहता है किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई मुझे छू सके, मैं यान हाउस में रहा ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो।
और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बात मानूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी मिस रुक्सी की मम्मी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि जाओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी जाओ कहता है, आज मैं देखता हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे लड़की को मुझसे चुराता है। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से बाहर आओ और मुझसे फाइट करो। तभी वहां पर लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, शायद यान फैमिली झूठ कह रही थी शादी के बारे में। तभी कुछ लोग कहते हैं, सिटी हॉल मैरिज के लिए पूरी तरह से सजाया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही तैयार किया गया होगा। तभी सभी लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, कौन चिल्ला रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कितना बड़ा दिन है? तुम इतनी शोर मचा रहे थे कि मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है और वह उबासी लेते हुए कहता है, मैं क्या करूंगा अगर इसके कारण मेरी रात की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ा तो। और दोस्तों, आप रात की परफॉर्मेंस वाली बात को तो समझ ही गए होंगे, वैसे तो आप लोग समझदार हैं ही। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में देखते हैं हमारा जियान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जियान कहता है कि कौन मेरी नींद को खराब कर रहा है? क्या होगा यदि मैं रात में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा मेरी नींद पूरी ना होने के कारण? तभी जो लीन के साथ उसका लवर होता है वो कहता है कि ये मुझसे बेटर कैसे हो सकता है मिस रुक्सी के लिए, इससे तो ज्यादा अच्छा मैं हूं। तभी जाओ भी कहता है, क्या जियान, ये तो एक कबाड़ है, ये वेडिंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है? तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, जियान तुम बाहर क्यों आ गए हो, वापस जाओ। और पीछे से लोग कह रहे होते हैं, क्या ये यान फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला है? तभी मिस रुक्सी जियान के पास आते हुए कहती है, प्लीज तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जियान सभी लोगों से कहता है, अब तुम लोगों को पता चल गया मिस रुक्सी की शादी किससे हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इतना भौंक क्यों रहे हो। दोस्तों, जियान जो यहाँ पे सभी लोगों को सीधे डॉग कह रहा है। जियान कहता है, याद रखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, कुछ घंटों में मैं यान फैमिली का सन इन लॉ बन जाऊंगा। और यदि मैं कभी सिटी गेट की तरफ घूमने के लिए आऊं तो मुझे सैल्यूट करना मत भूल जाना। ये सुनते ही जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैरों से जमीन तोड़ते हुए कहता है, मिस रुक्सी के काबिल तुम नहीं हो, अब तुम यान फैमिली से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ खुद से बाहर भेज दूंगा। तभी जियान को मर्डरस ऑरा फील होने लगता है। मिस रुक्सी के पापा जाओ को पावर अनलीज करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये बेवकूफ लोग मेरी यान फैमिली की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी मिस रुक्सी की मॉम कहती है, जाओ रुक जाओ। और जाओ जियान पर अपने पन से हमला कर देता है कि तभी मिस रुक्सी बीच में आ जाती है और अपने तलवार से उसके पंच को रोक लेती है और कहती है, आज से जियान मेरे हस्बैंड है, वो जिएंगे तो मैं भी जीऊंगी, वो मरेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर तुम जियान को हर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। तभी जाओ मिस रुक्सी को ऐसा कहते हुए सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, रुक्सी तुमने मुझ पर हमला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाली, मैं आज इसे मार कर ही रहूंगा। तभी मिस रुक्सी जियान के सामने खड़ी हो जाती है और जियान ये देखकर मिस रुक्सी को साइड करते हुए कहता है, ये मुझे करने दो। तभी मिस रुक्सी कहती है, तुम नहीं कर पाओगे ये। जियान एकदम एटीट्यूड में कहता है, तभी मिस रुक्सी कहती है, तुम नहीं कर पाओगे ये। जियान एकदम एटीट्यूड में कहता है, ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, मुझ पर विश्वास रखो। और वो मन में कह रहा होता है, अब जब तुम मुझसे शादी करने वाली हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जियान तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूं, तुम्हें मैं कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जियान कहता है, यदि तुम मिस रुक्सी से प्यार करते हो तो चलो 3 बेट लगाते हैं। जाओ कहता है, कौन सी बेट? तभी जियान कहता है, पहली बेट में हम हमारा पैसा लगाएंगे, दूसरे में हम हमारी पेनिस लगाएंगे। दोस्तों, ये पेनिस वो ही है जो आप सोच रहे हैं। और यदि कुछ सीधे साधे व्यूअर्स जो कि बहुत सीधे हैं उनके लिए बता दूं, ये लड़कों की तीसरे टांग की बात हो रही है। और जियान कहता है, तीसरे बेट में हम अपनी लाइफ को लगाएंगे। और पेनिस वाली बात से जाओ भी परेशान हो जाता है। तभी जियान कहता है, अगर तुम हारे तो तुम्हें अपना सामान काटना पड़ेगा, क्या तुम डर गए? ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी जियान कहता है, तो बताओ तुम कैसे बेट लगाना चाहते हो? तभी जियान कहता है, डरो मत, जब बेट का आइडिया मेरा है तो मैं तुम्हें मौका देता हूं, तुम उन चीजों का कंपटीशन करो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे। जाओ ये सुनकर खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि मैं चूज करूं कि ये गैम्बलिंग किस बेसिस पे होंगी?
तभी जाओ कहता है ठीक है, पहला जो कंपटीशन होगा वो मिलिट्री फॉर्मेशन का होगा, दूसरा तीरंदाजी का, और तीसरा हम देखेंगे कि हम दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तभी लीन का बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है झाओ 10 साल से आर्मी में है, वो इन सब में बेस्ट है, झाओ ही इससे जीतेगा। और लीन सोच रही होती है आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, नहीं तो मुझे हमेशा एम्बेरसमेंट फील करते हुए जीना पड़ता। झाओ अपने पास से 10,000 सोने के सिक्के को बैग में लगाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के हैं भी? जियान कहता है सिटी लॉर्ड की बेटी से शादी करने के लिए मुझे बहुत से पैसे खर्च करने पड़े, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं तुमने कब पैसे खर्च किए? ये सारा पैसा मेरा है, ये सारा खर्चा मैंने किया है। तभी जियान अपने पास से 7 थर्ड क्लास के हाई ग्रेड के पिल्स निकालता है और कहता है एक पिल की वैल्यू 10,000 गोल्ड है, मैं इन्हें बेट में लगाऊंगा। पर जाओ तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही कम पैसे नहीं है। तभी ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, यहाँ तो 7 हाई ग्रेड के पिल्स हैं, सिटी लॉर्ड के मेंशन में तो ये प्रीसियस पिल्स तो है ही नहीं, इसके पास कहाँ से आई? तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है इतनी महंगी चीज इस कबाड़ के पास कहाँ से आई? मिस रुक्सी के पापा कहते हैं उसे बेड पर लगाने की हिम्मत भी नहीं करना। और ये देखकर तो झाओ के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में सोच रहा होता है इन पिल्स की वैल्यू 70,000 गोल्ड कॉइन्स है, ये तो पूरी पियोक्सी सिटी के पूरे साल के टैक्स के बराबर होगी। जियान कहता है चलो तुम रहने भी दो, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कोई इस बेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है। तभी ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं जियान तो बहुत ही कमजोर आदमी है और कबाड़ है, वो कभी नहीं जीतने वाला, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं मैं बेट लगाना चाहूंगा कि जियान ही हारेगा। तभी मिस रुक्सी की मम्मी गुस्से में कहती है मिस रुक्सी के पापा पर चिल्लाते हुए तुम अपने सन इन लॉ को जिताना चाहते हो या हराना? तभी मिस रुक्सी के पापा मन में सोच रहे होते हैं मेरा सन इन लॉ ही हारेगा, मुझे पता है, क्योंकि वो एक वेस्ट है। तभी लीन के पापा भी कहते हैं मैं लीन फैमिली के तरफ से 20,000 सोने के सिक्के लगाऊंगा कि झाओ ही जीतेगा। तभी लीन के बॉयफ्रेंड के पापा कहते हैं मेरी जांग फैमिली भी 20,000 सोने के सिक्के झाओ पर लगाएगी। जियान मन में सोच रहा होता है ये लोग तो बहुत ही श्योर लग रहे हैं कि मैं ही हार जाऊंगा। वो कहता है उन लोगों से कि अभी भी ये मेरे बेट के बराबर नहीं है। तभी एक और आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी हॉल ऑफ कॉमर्स से 10,000 सोने के सिक्के बेट पर लगाऊंगा। जियान कहता है ये अभी भी बराबर नहीं हुआ है मेरे पिल्स की वैल्यू के जितना, क्या कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है? अभी और 10,000 सोने के सिक्के की जरूरत है। तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है मैं जांग फैमिली की तरफ से 10,000 सोने के सिक्के की बेट को बढ़ाना चाहूंगा। तभी उसके पापा उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो? 30,000 सोने के सिक्के, मेरे पास सिर्फ इतना ही है और मैं हार गया तो हम कंगाल हो जाएंगे। तभी लीन का बॉयफ्रेंड कहता है पापा मैं इस लीन को अच्छे से जानता हूं और मुझे पता है कि यही हारेगा। सोचो अगर हम एक और पिल जीत जाएंगे तो हमारी फैमिली बहुत फेमस हो जाएगी। दोस्तों मैं इसे मतलब लीन के बॉयफ्रेंड को लीन का बॉयफ्रेंड कह कह के थक गया हूं, इसलिए अब से मैं इसे क्वीन कहा करूंगा, ठीक है। तभी जियान पीछे से उनसे कहता है तुम दोनों क्या बरबरा रहे हो, बैट करना है कि नहीं? और भी लोग बैट लगाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पर आखिर में क्वीन के पापा बैट लगाने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं जांग फैमिली की तरफ से 30,000 सोने के सिक्के बैट पर लगाऊंगा। जियान उन्हें थम्स अप करते हुए कहता है ये हुई ना बात, और मन में वो सोच रहा होता है आखिर एक बड़ी मछली फंसी गई। जियान मिस रुक्सी के पापा से कहता है मैं चाहता हूं कि आप इस बात के विटनेस बन जाओ। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं अच्छा ठीक है शुरू भी करो, मैं अब तुम्हारी शक्ल और नहीं देखना चाहता। वो ऐसा दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जियान ने उनसे बिना पूछे 7 हाई ग्रेड की पिल बेड पे लगा दी है उससे वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। तभी जियान और जाओ कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं और जियान कहता है तो शुरू करें। जाओ अपने सोल्जर से कहता है जो भी जियान के फॉर्मेशन को तोड़ देगा उसे इस कंपटीशन के बाद बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ और जियान का कंपटीशन होने वाला होता है। तभी जो हमें दिखाया जाता है जाओ की आर्मी को, यानी कि उसके सोल्जर्स को, वो लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में होते हैं इस कंपटीशन के लिए। और उसके बाद हमें जियान की सोल्जर्स को दिखाया जाता है,
वो लोग बहुत ही कमज़ोर और कुछ तो सो भी रहे होते हैं। और तभी सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो जाओ है उसकी आर्मी आज तक कभी नहीं आ रही है, और जो जियान है उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी मिस रुक्सी अपने पापा को कहती है कि ये जियान की आर्मी को हुआ क्या है। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, मुझे नहीं पता इस बेवकूफ़ ने ऐसे लोगों को अपनी टीम में क्यों रखा है। तभी जो लीन के पापा हैं वो क्विन के पापा से कहते हैं कि ब्रदर जांग, आपके पास तो 3 ग्रेड की यूडान पिल आने वाली है और आप तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तभी जो जांग होता है यानी कि क्विन का पापा, वो लीन के पापा से कहते हैं, आप लोग भी कुछ कम नहीं है, आप लोगों के पास भी 2 हाई ग्रेड की पिल्स आने वाली हैं, और जब हम दोनों के बेटे बेटी की शादी हो जाएगी तो हम लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ये बात जब मिस रुक्सी के पापा वहाँ पे बगल में सुन रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो कहते हैं जियान से चिल्लाते हुए कि तुम्हारी वजह से आज हमारे एनिमीज़ के पास इतनी हाई ग्रेड की पिल्स चली जाएंगी, और यदि तुम यहाँ हारे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी हमारा जियान मन में सोच रहा होता है, फादर इन लॉ मुझे कितना इनकरेज कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, मैं ही जीतूंगा। तभी ऐसे ही मिस रुक्सी के पापा कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, वैसे ही जो जाओ है वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जाओ फॉर्मेशन बनना स्टार्ट करो, और जो जो जाओ के सोल्जर्स हैं वो अपने फॉर्मेशन तैयार करते हैं, और जैसे ही सब लोग इस फॉर्मेशन को देखते हैं सभी एक साथ कहते हैं, क्या ये तो लॉन्ग स्नेक फॉर्मेशन है। तभी हमें इस फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि जो फॉर्मेशन है वो एक किलिंग फॉर्मेशन है, इससे जो सामने वाले के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही मारे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्विन को। क्विन अपने पापा से कह रहा होता है कि पापा आप चिंता मत करो, मैंने जियांग से शर्त लगाया कि यदि वो जीत गया तो मैं उसे दादाजी कहूँगा। तभी क्विन के पापा कहते हैं, अगर तुमने उसे दादा कहा तो मैं तुम्हें अपने परिवार से बाहर भेज दूंगा और तुम्हें मैं अपना बेटा कभी भी नहीं बुलाऊंगा। तभी जो क्वीन है वो कहता है, आप भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि आज जियान जीत जाए। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है, वो जियान कहता है अपने सोल्जर से कि जल्दी से शील्ड को सामने लाओ। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है उसके सोल्जर्स को जो अपनी फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तभी क्वीन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते मिलिट्री फॉर्मेशन के बारे में, पर कुछ ना होने से अच्छा तुम कुछ तो कर ही रहे हो। तभी हमें मिस रुक्सी के पापा को दिखाया जाता है, वो मिस रुक्सी से कहते हैं कि अब तुम हार मान भी लो, मुझे पता है कि अब तुम्हारी जियान से कभी शादी नहीं होने वाली है। तभी मिस रुक्सी कहती है, आप गलत कह रहे हैं। और पीछे से जो अपना जाओ है वो भी खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं पक्का जीतने वाला हूँ। तभी वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जल्दी से उसकी फॉर्मेशन को तोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जाओ की सोल्जर्स होते हैं वो जियान के सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं, पर जो जियान के सोल्जर्स होते हैं उस हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे ही जाओ ये चीज़ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, मिस रुक्सी बताती है ये तो एक बहुत ही रेयर एरे है, ये तो 10 साल पहले लुप्त हो चुका था, आखिर जियान को ये कैसे पता चला। तभी जियान को दिखाया जाता है जिसकी जो एरे होती है वो एक टर्टल टाइप की दिख रही होती है। तभी हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। तभी क्वीन के पापा कहते हैं, ये जियांग तो खिलाड़ी निकला, इसने बहुत सारी चीज़ें अपने पास हाइड करके रखी हुई हैं। तभी जो अपना जियान है वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ये 10 स्ट्राइक मेथड हो ही नहीं सकती क्योंकि जियान इसे जानता ही नहीं है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तभी जैसे ही जाओ इसे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सोल्जर्स को कहता है कि जाओ जल्दी से उस पर हमला कर दो। तभी जो जाओ की आर्मी होती है वो जियान के सोल्जर्स पे हमला कर देती है और जाओ जैसे ही देखता है कि जियान की जो आर्मी है उनके सोल्जर्स ने बीच में जगह छोड़ रखी है, तभी जो जाओ है अपने सोल्जर से कहता है कि उस खाली जगह पे अटैक करो। तभी हमारा जो जियान है वो खुश हो जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है जल्दी से फॉर्मेशन को चेंज करो, और वो तुरंत ही बच जाता है। उसके सोल्जर्स जाओ के सोल्जर्स के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तभी हमें वहाँ के क्राउड को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं ये तो जियांग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, क्या ये भी एक लॉन्ग स्नेक एरे बनाने वाला है। साथ ही कुछ और लोग भी कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जियान ऐसे एरेस को नहीं जानता। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है, सब वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि जियान के जैसे कवाड़ भी एक रेयर फॉर्मेशन बना सकते हैं। अब हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है जो कहती हैं कि जियान ने जो ये फॉर्मेशन बनाई है इसका नाम रॉयल ड्रैगन एरे है, और साथ ही जियान ने इसमें 10 स्ट्राइक मेथड
वाले एरे को भी मिलाया है। ये एक ऑफेंसिव टाइप की एरे है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान की सोल्जर्स ने जाओ के सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी जियान अपने भाले की नोक को जाओ की तरफ करते हुए कहता है, अब तुम हार गए हो। ये एक सेकंड ग्रेड का इंसेक्ट एरे है, बच सको तो बचो। तभी जियान मन में कह रहा होता है, जब मैं किंचेंग के साथ रहता था वहाँ पे मैंने लुओशन पैलेस की सारी बुक्स पढ़ ली थी और मैंने उन सब में मास्टरी भी कर ली थी। तभी सभी लोग शौक होते हुए कहते हैं, क्या फर्स्ट राउंड में जियान जीत गया है। तभी हमें लीन और क्वीन के पापा को दिखाया जाता है। उनकी तो हालत ही खराब हो गई होती है। लीन के पापा कहते हैं, अरे यार, मैंने 20,000 सोने के सिक्कों को उधार लिया था, अब तो ये भी चले गए। फिर हमें क्वीन के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपने दिल पर हाथ रखकर जियान को 30,000 सोने के सिक्के दे देते हैं। ये देखकर जियान उन्हें थैंक यू कहता है 30,000 सिक्के देने के लिए और कहता है, आज मेरी तरफ से आपको पार्टी दी जाएगी। क्वीन पीछे से जियान से कह रहा होता है, तुमने चीटिंग की होगी, तुम एक कबाड़ हो, तुम कैसे जीत सकते हो। ये सुनते ही क्वीन के पापा क्वीन को एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, थोड़ा तो शर्म करो, वो तो शुक्र है कि तुम बचे हुए हो, तुमने इतने जीनियस बंदे से पंगा ले रखा है। तभी क्वीन के पापा मिस रुक्सी के पापा को घूरते हुए कहते हैं, हमारी जांग फैमिली ने तो हारने पे पैसा लगाया था, यान फैमिली ने एक कमाल का सन इन लॉ चुना है। मिस रुक्सी के पापा उनसे कहते हैं, तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो इतने सोने के सिक्के को जीतकर खुश हो रहा होता है और उसके पीछे जाओ अपने सोल्जर्स को पीटते हुए कहता है, तुम सब बेकार हो। फिर वो कहता है, अगले गेम में मैं ही जियान का सर काट दूंगा। तभी जियान अपने पास से जीते हुए सर्द के सोने के सिक्कों को और कुछ मार्शल आर्ट्स के बुक्स को मिस रुक्सी के पापा को देते हुए कहता है, हमारी शादी जल्दबाजी में तय हुई थी, इसीलिए ये 70,000 सोने के सिक्के और 7 हाई ग्रेड के पिल्स और साथ ही ये मार्शल आर्ट्स की बुक मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ। और ये देखकर मिस रुक्सी के पापा खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो लॉस्ट स्ट्रेटेजी की मार्शल आर्ट की बुक है। और मिस रुक्सी उन बुक्स को देखते हुए सोच रही होती है, ये बुक तो बहुत ज़्यादा नई है, जैसे इसे कुछ समय पहले ही लिखा गया हो। पर मिस रुक्सी जियान के टैलेंट और उसके गेम जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से क्वीन के पापा क्वीन को मारते हुए सोच रहे होते हैं, जियान के पास तो बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है। तभी वो कह रहे होते हैं, मुझे लगता है जियान ने पहले ही इन सब चीज़ों का प्लान बना रखा था, मुझे पहले से ही तैयार रहना चाहिए फ्यूचर में उससे सामना करने के लिए। तभी लीन सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि जियान तुमने इतना स्ट्रेंथ अपने पास हाइड करके रखा हुआ है। जियान, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तभी जाओ जियान से कहता है, अभी 2 गेम बाकी है, इतनी जल्दी खुश मत हो। जियान कहता है, इतनी जल्दी क्या है। वो कहता है, पहले मुझे अपनी सासू माँ से कुछ पूछना है। जियान मिस रुक्सी के मम्मी के पास जाकर कहता है, सासू माँ, जाओ आपका भतीजा है, आपको क्या लगता है हमें अगले 2 गेम कंटिन्यू रखने चाहिए या नहीं। और आप गेम को कंटिन्यू रखना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका भतीजा आज यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा। तभी लोग पीछे से बातें बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या अभी भी जाओ जीत सकता है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और कुछ लोग जियान की बातें सुनकर कह रहे होते हैं, ये तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये सब बातें सुनकर जाओ बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। तभी मिस रुक्सी की मम्मी कहती है, तुम फाइट कर सकते हो, ये तुम दोनों का अपना डिसीजन है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। जियान कहता है, मैं समझ गया। और वो मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि जाओ से मैं आसानी से डील कर सकता हूँ। ये यान फैमिली और बाकी की 2 फैमिली जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पे वो जो बाकी की 2 फैमिली है उनमें से एक तो लीन फैमिली और दूसरी जांग फैमिली जान फैमिली है। जाओ कहता है, अब चुप हो जाओ, आज मैं जीतकर तुम्हारा सिर काट दूंगा। सभी लोग उसके कमान को देखकर सोच रहे होते हैं, ये तो 10 स्टोन बो है, कोई भी मामूली आदमी इसे अकेले कभी नहीं उठा सकता। इसे उठाने के लिए 30 किलोग्राम के आर्म स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। और पीछे से क्विन सोच रहा होता है, इस बार तो जियान पक्का हार जाएगा। जाओ की तीरंदाजी पूरी सिटी में फेमस है, जियान तो इसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मिस रुक्सी भी परेशान होते हुए सोच रही होती है, जियान ने ऐसा गैम्बल किया ही क्यों जिसमें उसके जीतने के चांस बिल्कुल ही नहीं है। तभी जाओ एकदम एटीट्यूड में जियान की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लड़के बस तुम मेरा इंतज़ार करो। पर जियान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
और ये देखकर जाओ गुस्से में अपने सोल्जर से कहता है, आओ और बड़ा सा एक पत्थर फेंको। ये पत्थर तो सच में लग रहा है दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसे उठाने के लिए दो लोगों को अपना पूरा दम लगाना पड़ गया। तभी वो जो दो लोग हैं उस पत्थर को हवा में फेंक देते हैं। जाओ अपनी एम लगाता हुआ सीधे अपने एरो को उस पत्थर पर शूट कर देता है, जिससे कि उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जाओ जियान की तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ कैसा लगा। और पीछे से लोग कह रहे होते हैं, जाओ ने तो हवा में घूमते हुए टारगेट को भी शूट कर दिया है, ये तो पूरी सिटी में बहुत ही रेयर है। जियान जाओ का मजाक उड़ाता हुआ कहता है, तुम इसे अपना सबसे अच्छा शॉट कहते हो? मैं तुम्हें शूट करूंगा तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। और ये सुनकर मिस रुक्सी भी शर्माना शुरू कर देती है। तभी जाओ अपने बो को जियान की तरफ फेंकते हुए कहता है, बातें कम करो, अगर तुम इस बो को उठा भी नहीं पाए तो मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। जियान उस बो को कैच करता है और उसे देखकर सबको यही लगता है कि वो तो इस बो को उठा भी नहीं पाएगा। तभी जियान उस बो को उठाते हुए कहता है, इसकी बॉडी गेंडे के बॉडी से बनी है और इसकी जो स्ट्रिंग्स है वो ब्लड राइनो के सींगों से बनाई गई है। तभी जाओ कहता है, ये सिर्फ उसे देखते मत रहो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे उठाने की? जब तुम उससे शूट करोगे तो तुम्हारी हड्डी भी टूट जाएगी। तभी क्वीन भी जियान से कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपना आज दांत तुड़वा कर रहोगे। जियान कहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारी बो को चला पाऊंगा या नहीं, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं इसे तोड़ ना दूं और फिर तुम मुझसे पैसे मांगने लगे अपने बो के लिए, तो फिर मैं कहाँ से दे पाऊंगा। तभी जाओ कहता है, क्या मजाक है, तुम कभी भी मेरे 10 स्टोन बो को नहीं तोड़ पाओगे, और यदि ये टूट भी गई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा और साथ ही मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठ जाऊँगा। क्वीन भी कहता है, अगर तुमने ये बो तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठ के तुम्हें दादाजी कहूँगा। और ये सुनते ही जियान जैसे ही उस बो से शूट करने वाला होता है कि हमें दिखाया जाता है उस बो के स्ट्रिंग्स टूट जाते हैं और साथ ही वो बो भी टूट जाता है। तभी जियान जाओ और क्वीन से कहता है, चलो साथ में मेरे सामने झुको। और साथ ही जियान मिस रुक्सी से कहता है, वाइफ हमारी शादी से पहले ही हमारे पास 2 पोते हो गए हैं, क्या तुम खुश हो? तभी मिस रुक्सी कहती है, मुझे अभी कोई भी पोते नहीं चाहिए। क्वीन जियान से कहता है, तुमने पक्का चीटिंग किया होगा। जाओ भी कहता है, तुमने पक्का चीटिंग ही किया है, नहीं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम कभी भी मेरे बो को तोड़ने के लायक नहीं हो। जियान कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही भरोसा था कि तुम इस बात को नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारी आंखों से लगे पर्दे को पक्का हटा देंगे। वो कहता है, यहाँ आओ और मुझे 15 स्टोन बो ला कर दो। तभी सब लोग कहते हैं, क्या 15 स्टोन बो? क्या ये पागल हो गया है? उसका वजन 450 केजी है, ये एक सेकंड क्लास की बो है। तब हम देखते हैं 4 लोग मिलकर उस अकेले बो को उठा रहे होते हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, ये बो टियान लॉन्ग स्टोन से बना है जो कि बहुत मजबूत होता है, और जो उसकी स्ट्रिंग्स हैं वो स्नेक किंग के स्किन से बनाई गई है। इस बो को बहुत टाइम से हमने रखा हुआ है क्योंकि आज तक कोई इसे उठा नहीं पाया है। तभी लीन के पापा लीन से पूछते हैं, क्या तुमने कभी जियान को बो का इस्तेमाल करते हुए देखा है? लीन कहती है, मैंने कभी जियान को तीर कमान का यूज़ करते नहीं देखा, और यदि उसे इसे यूज़ करना भी आता होगा तो भी वो इस 15 स्टोन बो को कभी नहीं चला पाएगा। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो एक साथ 3 एरो को शूट करने वाला होता है। तभी जियान तीनों तीरों को 3 अलग अलग डायरेक्शंस में शूट करता है और उसके जो एरोज़ हैं वो पूरे पहाड़ के टुकड़े कर देते हैं। सभी लोग ये देख के कहते हैं, जियान के पास तो इमेंस स्ट्रेंथ है। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि तीनों एरो में से कौन से एरो ने पहाड़ को हिट किया है। तभी हमें दिखाया जाता है तीनों तीर पहाड़ से टकराने के बाद एक दूसरे स्टोन पर एक ही जगह से तीनों धंसे हुए हैं। ये देखकर मिस रुक्सी के पापा शॉक होते हुए कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियांग ने तीनों एरोस को अलग अलग डायरेक्शन में शूट किया था और तीनों को अलग अलग टाइम में शूट किया था, तो तीनों तीर एक साथ उस पहाड़ से कैसे टकराई? तभी वो कहते हैं, इसका मतलब है कि इस गेम को भी जियांग जीत चुका है। और ये सुन के सभी शौक में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या जाओ हार गया? जाओ कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं मिस रुक्सी का कभी नहीं हो सकता। सभी लोग जाओ से कहते हैं, हमने और कैपिटल ने तुम पर इतना पैसा और लेबर को बैट में लगाया था, पर तुम बेवकूफ़ हार गए। जाओ मन में कह रहा होता है, मैं नहीं हार सकता, रुक्सी सिर्फ मेरी ही हो सकती है, वह सिर्फ मेरी ही चीज़ बन सकती है। दोस्तों, जाओ पर पहले मुझे तरस आ रहा था, पर इस डायलॉग के बाद अब सब खत्म।
जियान कहता है, पोते अब समय हो गया है कि तुम मुझे अपना सामान काट कर दे दो। दोस्तों आप तो समझ ही गए, यदि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा वो कौन से सामान की बात कर रहा है। और वो जाओ के मेन पॉइंट पर एम करते हुए ये कह रहा होता है। जाओ कहता है, तुम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करना। तभी जियान अपने एरो को शूट कर देता है। जाओ उस एरो को अपने स्ट्रेंथ से रोकने की कोशिश करता है, पर हमें जाओ की तरफ दिखाया जाता है और हमें सिर्फ खून ही दिखता है। दोस्तों आप इस खून को देखकर समझ ही गए होंगे कि जाओ की चिड़िया तो गई। तभी जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जब तुम मरना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा। और वो जियान की तरफ हमला करने के लिए भागता है और कहता है, तुमने जो भी किया है तुम्हें उसके बदले 10 गुना पे करना होगा। मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम मर ना जाओ। तभी जियान भी अपना एल्बो को सामने करता है और जियान और जाओ अपने एल्बोज को टकराते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने एल्बोज को टकराते हैं, उन दोनों से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। अब इसके आगे का उनके पंचेस टकराने से वहाँ पर बहुत एनर्जी निकलने लगती है। लोग कह रहे होते हैं जियान सिर्फ 2nd लेवल पर है और जाओ अभी 9th लेवल पर है। जियान कभी भी जाओ को नहीं हरा सकता। आज जियान पक्का मारा जाएगा। मिस रुक्सी चिल्लाते हुए कहती है, जाओ पीछे हटो। और जाओ कहता है, आज मैं इसे मारकर तुम्हें अपना बना लूंगा। तभी जियान एक जोरदार पंच जाओ को मारता है और जाओ दूर जाकर गिरता है। जाओ उठते हुए कहता है, तुम पक्का 2nd लेवल पर नहीं हो। जाओ को वो पंच बहुत जोर से लगा होता है। तभी लोग कह रहे होते हैं, देखो जियान को, वो कहाँ से एक वेस्ट है। ये पक्का हमेशा से अपनी स्ट्रेंथ को लोगों से छुपा रहा होगा। तभी जाओ फिर से खड़ा हो जाता है और जियान पर अटैक करने दौड़ता है और कहता है, आज तुम मरकर ही रहोगे। तभी जियान जाओ की पेट में एक घूसा मारता है और उसके बाद जाओ को उसके फेस पर घूसा मारता है, जिससे जाओ हवा में चला जाता है। तभी जियान भी हवा में कूदकर जाओ को उसके सिर पर एक किक मारता है और जाओ जमीन पर आकर बड़ी जोर से गिरता है। और सभी लोग शॉक होते हुए सोच रहे होते हैं, जियान ने जाओ को सिर्फ 3 ही अटैक में मार दिया। तभी जियान भी जमीन पर आ जाता है और हमें जाओ को दिखाया जाता है, जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी जियान अपने हाथों से एनर्जी निकालने लगता है और ये देखकर जाओ बहुत डर जाता है। तभी हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए कहता है, जियान तो एक कबाड़ था, वो भी 2nd ग्रेड का। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई 6th ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट भी 9th ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट को कभी नहीं हरा सकता, तो इसने ये कैसे किया? तभी क्वीन के पापा क्वीन को थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सिर्फ इसी चीज़ से डरना चाहिए। और वो मन में कह रहे होते हैं, इस लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए ही मिस रुक्सी के पापा रुक्सी की शादी इससे करवा रहे हैं। ये बूढ़ा पक्का जियान को अपना हिडन कार्ड बनाना चाहता है। जियान जाओ के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया? और वो जाओ के मुंह पर अपने पैर रखकर अपने कपड़े को उतारता है और हमें जियान की बॉडी पर टैटूज दिखाई जाती हैं और साथ ही उसके शरीर पर खून भी दिखाया जाता है। तभी जियान कहता है, अब तुम्हें समझ आया? तभी सब शौक होते हुए कहते हैं, ये तो ब्रोकन पल्स टेक्निक है, उसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपनी पल्स तोड़ दी है। दोस्तों यहाँ पर जियान ने अपनी नसों को तोड़ दिया है, इससे किसी को भी स्ट्रेंथ तुरंत ही बढ़ जाएगी, पर जिसने भी इस टेक्निक को यूज़ किया होता है फिर वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता और कुछ टाइम के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। तभी क्वीन खुश होते हुए अपने पापा को कहता है, पापा जियान एक सच में कबाड़ी है, अब इसकी मेरिडियंस टूट गई है और ये कभी अपनी लेवल पर नहीं बढ़ा पाएगा। क्वीन के पापा भी सोच रहे होते हैं, जियान अभी भी एक बच्चा ही है, हमें इसके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है। मिस रुक्सी सोच रही होती है, जियान ने ऐसे मेथड को यूज क्यों किया। तभी जियान एक जोरदार लात जाओ के फेस पर मारता है और जाओ के फेस का कचुम्बर बना देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जाओ मर चुका है और सब ये देखकर शौक हो जाते हैं और कहते हैं उसने सच में जाओ को मार दिया। तभी जियान मिस रुक्सी से कहता है, क्या हम अब अपनी शादी को कंटिन्यू करें? मिस रुक्सी कहती है, हाँ ठीक है। लीन सोचती है, इसके पास यानी कि जियान के पास इतनी नॉलेज और स्ट्रेंथ थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर ये अभी भी मेरे काबिल नहीं है और मैं अब इसे कुछ कह भी नहीं सकती, नहीं तो मिस रुक्सी मुझे बहुत पीटेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी है और जियान की शादी हो रही होती है और उसके बाद हमें मिस रुक्सी के कमरे को दिखाया जाता है और जियान खुश होते हुए सोच रहा होता है, चारों तरफ फूल है और हर तरफ खूबसूरत अगरबत्तियां हैं और उससे भी बढ़कर मेरे सामने मेरी सबसे खूबसूरत वाइफ है। इतनी मुसीबत के बाद चलो मेरे साथ कुछ तो अच्छा हो रहा है।
तभी वो कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं। तभी जियान मिस रुक्सी का घूंघट उठाने लगता है कि तभी मिस रुक्सी कहती है आज तो मैं सरप्राइज हो गई। अब जब तुम एक कबाड़ नहीं हो और तुम इतने चालाक भी हो ये बात सबको पता चल गई है तो फिर तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। और मिस रुक्सी अपना घूंघट खुद ही उठा देती है। जियान कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी जियान सोच रहा होता है ये सिर्फ बोलते ही रहेगी या मुझे कुछ करने भी देगी। ओहो, जियान को सबर नहीं हो रहा नहीं जाता। वैसे मेरे व्यूअर्स को भी नहीं रहा जा रहा होगा, इसीलिए कंटिन्यू करते हैं। मिस रुक्सी कहती है तुम्हें जाओ को मारने की ज़रूरत नहीं थी। अब जाओ फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। एक तो तुम अपने नसों को तोड़ने का दर्द झेल रहे हो और दूसरी तरफ से तुमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जियान मिस रुक्सी को उनके कमर से पकड़कर खींच लेता है और कहता है बहुत से लोग हमारी वेडिंग देखने आए थे। अगर मैं अपनी वेन्स नहीं तोड़ता और मेरिडियंस को ब्लॉक नहीं करता तो तुम ही सोचो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होता। उन्हें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता। सभी लोग मिलकर यान फैमिली पर अटैक कर देते और तुम्हारी यान फैमिली अकेले रह जाती। और साथ ही जियान मिस रुक्सी के वेडिंग ड्रेस को खोलने की तैयारी कर रहा होता है। देख रहे हो ना दोस्तों, जियान कहता है मैंने अपनी मेरिडियंस काट दी। अब उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक कबाड़ी ही हूँ और अब वो हम पर अटैक करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे। मिस रुक्सी ये सब सुनकर सोच रही होती है जियान ने मेरी फैमिली को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जियान को मिस रुक्सी का रिबन खोल दिया जाता है कि तभी मिस रुक्सी जियान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है थैंक यू जियांग जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। और हमारा जियांग सोच रहा होता है अब ये और कितना देर पकाएगी। मिस रुक्सी कहती है अब जब तुमने अपनी मेरिडियंस तोड़ ली है तो जियान जैसा कि तुम मेरे अब हस्बैंड हो मैं तुम्हें सभी खतरों से बचाऊंगी। जब तक तुम मेन पैलेस में रहोगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। जियान शर्माते हुए कहता है रुक्सी और मन में सोच रहा होता है तो ठीक है फिर मैं इसे नहीं बताऊंगा कि मैं अपनी मेरिडियंस को ठीक कर सकता हूँ। जब मैं पूरी तरह से अपनी मेरिडियंस को रिकवर कर लूंगा तो इसे बता दूंगा। तभी मिस रुक्सी जियांग का हाथ झटक देती है और कहती है तुम्हें सिर्फ 1 साल का मेन पैलेस में रहने की ज़रूरत है और अगर तुम 1 साल के बाद भी मेन पैलेस में रहना चाहते हो तो रह सकते हो और अगर तुम चाहो तो उसके बाद जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा। तभी जियान मिस रुक्सी के पास जाता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, चलो अब आज की रात के बारे में सोचें। और वो मिस रुक्सी को बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर के कपड़ों को हटा देता है और अपने कपड़े को उतारते हुए कहता है मिस रुक्सी से कि आज की रात बहुत अच्छी होने वाली है, इसकी कीमत $1000 से भी ज़्यादा होगी। चलो साथ में अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करें। तभी जियान सीधे बेड पर मिस रुक्सी पर लपटने के लिए कूद पड़ता है और मिस रुक्सी वहाँ से साइड हो जाती है। तभी जियान कहता है अरे ये इतनी सख्त कैसे हो गई। मिस रुक्सी जियान को कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और दोस्तों हमारे जियान का ये सुनकर दिल टूट जाता है और साथ ही मेरे व्यूअर्स का भी और मेरा भी। जियान कहता है क्या तुम मुझे इस घर में अकेले छोड़ने वाली हो। मिस रुक्सी कहती है नहीं, पर सियंगर को आज रात के लिए मैं यहाँ भेज देती हूँ। जियान खुश हो जाता है और कहता है ये कितनी ऑसम है यार, अच्छा ठीक है तुम सियंगर को ही भेज दो। दोस्तों सियंगर मेड है जिसे आपने दूसरे एपिसोड में भी देखा होगा। मिस रुक्सी सियंगर को कहती है सियंगर यहाँ आओ और सियंगर आते हुए कहती है मिस रुक्सी क्या आपको कुछ चाहिए। मिस रुक्सी कहती है आज तुम जियान को सर्व करोगी। हमारा जियान खुश होते हुए सियंगर को देख रहा होता है, जियंगर शर्मा रही होती है। तभी मिस रुक्सी वहाँ से वापस आ जाती है। तभी हमें सुनाई देता है कि जियान सियंगर को कहता है यहाँ ऊपर आओ और अपना कपड़ा उतारना शुरू करो। मिस रुक्सी बेचारी सोच रही होती है लड़के कभी नहीं सुधर सकते। और दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि मिस रुक्सी को जलन हो रही है। तभी हमें जियांगर और जियान को दिखाया जाता है। जियांगर रोते हुए कह रही होती है मास्टर आप आखिर करना क्या चाहते हैं। और जियान खुश होते हुए कह रहा होता है सिर्फ रोती मत रहो, यहाँ ऊपर आके बैठो। तभी जियान जियांगर के बैग पर हाथ रखता है और कहता है शोर मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, परेशान मत हो। जियांगर कहती है मास्टर ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। जियान कहता है बेकार की बात मत करो, मैंने बस ये देखा है कि तुम कितनी ज़्यादा ताकतवर हो। और जियांगर को एक मार्शल आर्ट की बुक और मेडिसिन देते हुए कहता है यदि तुम इसे प्रैक्टिस करोगी तो तुम 10 गुना तेज़ी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगी। और ये सब चीज़ें जियांगर को देने के बाद जियान जाते हुए सोच रहा होता है मुझे कुछ टाइम पहले ही ये बात पता चली थी कि जियांगर के पास प्योर यिन बॉडी है जिससे कि ये भी कल्टीवेशन कर सकती है। अगर ये मेरे मार्शल आर्ट के बुक को फॉलो करेगी तो ये जल्दी रुक्सी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाएगी। फिर हमें
अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियान पैलेस से बाहर आते हुए कह रहा होता है मज़ा आ गया, और सोच रहा होता है मैंने पूरी रात मेहनत किया है और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है। तभी जियांगार पीछे से कहती है मास्टर मिस आपके सामने खड़ी है। तभी मिस रुक्सी गुस्से में जियांगार को कहती है जाओ और सबको टी सर्व करो। और मिस रुक्सी को गुस्से में देखकर जियान भी डर जाता है। मिस रुक्सी जियान से कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगती है। तभी जियान सोच रहा होता है लगता है रुक्सी को गलतफहमी हो गई है, ये लड़कियाँ भी ना इनका कुछ नहीं हो सकता। और वो मिस रुक्सी को पीछे से कहता है अरे मेरे लिए तो रुको। फिर हमें सिटी लॉर्ड के पैलेस में मिस रुक्सी के मम्मी पापा को दिखाया जाता है, जिनके सामने जियान और मिस रुक्सी खड़े होते हैं। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं अब तुम हमारे दामाद हो, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, पर अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जो कि मेरी यान फैमिली के नाम को खराब करेगी तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी सही सलामत नहीं जाने दूंगा। तभी जियान कहता है ठीक है फादर इन लॉ। तभी मिस रुक्सी की मम्मी जियान से कहती है तुम डर क्यों रहे हो, मैं मानती हूँ कि तुम कभी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, पर मुझे ये भी पता है कि तुम रुक्सी से बहुत प्यार करते हो। जल्दी से जल्दी कड़ी मेहनत करके मुझे एक मोटा सा पोता दे दो। जियान एकदम खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल मदर इन लॉ, मैं पूरी जान लगा दूंगा, अपनी जब तक कि मेरी जान ना चली जाए तब तक मैं मेहनत करूंगा। पर मिस रुक्सी पीछे मुड़ जाती है और जियान सोच रहा होता है पहले मुझे इसे मनाना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। जियान मिस रुक्सी के पापा को कहता है फादर मुझे एक न्यूज़ मिली है, काउंटी गवर्नमेंट से यहाँ पर शाम को लोग आने वाले हैं। जो प्रिंस है वो 16 साल का है और वो भी उनके साथ ही आने वाला है, और साथ ही उनके साथ उनका हाउसकीपर भी है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसका नाम हैंग है। मिस रुक्सी कहती है अपने पापा से आप पापा आप क्या करने वाले हैं। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं तुम्हारी शादी जियान से होने की वजह से हिज हाइनेस हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पर वो ऐसे ही ओपनली हम पर अटैक नहीं कर सकते। मिस रुक्सी कहती है पर इस बार जो आ रहा है वो हिज हाइनेस का भाई है, अगर हमने उससे रूडली वे में बात किया तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं हाँ जब तक कि वो कुछ ऐसी चीज़ ना मांग ले जो कि उसकी हद को ना तोड़ दे। जियान कहता है पर क्या होगा अगर उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ मांग ली तो आप क्या करेंगे। मिस रुक्सी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का ऐसा ही करेगा। मिस रुक्सी की मम्मी जियान से कहती है तो क्या जियान तुम्हारे पास कोई आइडिया है इससे बचने के लिए। जियान कहता है मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, बस मैं फादर इन लॉ के वर्ड्स को फॉलो करूंगा, पर अगर उसने अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो बस एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, उन सबको मार देना, मैं किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा गुस्सा होते हुए कहते हैं बेवकूफ़ी भरी बात मत करो, उनके साथ जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और जो हमारे सोल्जर्स काउंटी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सारे मारे जाएंगे। क्या तुम हमारी यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो। जियान कहता है फादर इन लॉ जरा मेरी नज़रिए से सोचो, अब वो शादी नहीं कर सकते हैं और पियोक्सी सिटी को जीतने के लिए वो आपको दबाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। अगर उन्होंने आपसे आपकी मिलिट्री पावर मांग ली तो आप क्या करेंगे, क्या आप उनको मिलिट्री पावर दे देंगे। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता। तभी जियान कहता है और अगर उन्होंने रुक्सी को धमकाने की कोशिश की तो आप क्या करने की सोचते हैं। मिस रुक्सी पीछे से कहती है इससे अच्छा तो मैं सुसाइड करना पसंद करूंगी। ये सुनकर जियान और मिस रुक्सी के पापा मिस रुक्सी से कहते हैं तुम ऐसा सोचना भी नहीं। जियान मिस रुक्सी का हाथ पकड़ लेता है। मिस रुक्सी मन में कहती है क्या जियान मेरी इतनी फिक्र करता है। मिस रुक्सी की मम्मी कहती है तो जियान बताओ अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमें उन्हें मारने की नौबत आ जाए तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है ये करने का। जियान कहता है हाँ उन्हें मारने के लिए हमें मेरे आइडिया के 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं बातें करना आसान है, पर इस बार उन लोगों के साथ ग्रैंड मास्टर येपिन आ रहा है, वो हम सबको अकेले ही मार सकता है। मिस रुक्सी की मम्मी कहती है पहले जियान के प्लान को तो सुन लो। तभी जियान अपने पास से एक मार्शल आर्ट की बुक मिस रुक्सी के पापा को देते हुए कहता है फादर इन लॉ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस करो, ये आपको अगले लेवल तक पहुंचने में मदद करेगी। इसके साथ आप अगर क्विंचिंग बॉडी पिल को खा लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा असरदार होगा। उस मार्शल आर्ट्स की बुक को देखकर मिस रुक्सी के पापा शौक होते हुए कहते हैं ये तो एक मिथ लेवल की स्किल है, ये तो बहुत ही ताकतवर स्किल है। जियान कहता है हाँ बिल्कुल, इसे प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी ग्रैंड मास्टर को भी हरा पाओगे और बाकी के लोगों से निपटने के लिए आपके सन इन लॉ ने पहले से ही प्लान कर रखा है, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। तो दोस्तों आज हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम अगले दिन देखेंगे कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होने वाला है और जो हमारा जियान है उसने कौन सी प्लान बनाई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।